दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक भूख हड़ताल करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज होगा? अक्सर जब हम इतिहास में भूख हड़ताल के बारे में जिक्र करते हैं तो गांधी जी का नाम सबसे पहले ले लिया जाता है। महात्मा गांधी ने वास्तव में अपने पूरे जीवन काल के अंदर कई बड़े उपवास किए हैं, लेकिन उनका एक चेला इस मामले में उनसे भी आगे जा निकला। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे लंबा उपवास 21 दिनों का रखा था, लेकिन उनके एक ऐसे चेले थे जिन्होंने 58 दिन लंबा भूख हड़ताल किया था और इसी भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आज हम जिस चेले की बात कर रहे हैं उनका नाम पोटी श्रीरामुलु है। आज पोटी श्रीरामुलु के जन्म दिवस पर आपको आंध्र प्रदेश बनने की कहानी और दुनिया भर के बड़े भूख हड़ताल के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कैसे भूख हड़ताल के कारण गई एक जान ने आंध्र प्रदेश की नींव रख दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। सबसे पहले बात करते हैं पोटी श्रीरामुलु के बारे में। पोटी श्रीरामुलु एक भारतीय क्रांतिकारी होने के साथ साथ महात्मा गांधी के अनुयायी थे। वैसे खुद को वे एक मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता बताते थे। हमने ऊपर बताया कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कुल 15 बार भूख हड़ताल किया, वहीं उनके चेले ने सिर्फ अपने जीवन काल में 2 बार भूख हड़ताल किया, लेकिन उसका असर खूब हुआ। दूसरे भूख हड़ताल की बात महात्मा गांधी के यह चेला फिर कभी भूख हड़ताल करने के लिए इस संसार में रहा ही नहीं। इतिहास में कहा जाता है कि एक बार महात्मा गांधी ने अपने इस चेले के बारे में कहा था कि अगर इनके जैसे और 11 साथी मेरे पास होते तो मैं भारत को 1 साल के अंदर ही आजाद करा लेता। अब जान लेते हैं इनके अनशन करने का कारण। सबसे पहले आप गौर करिए भारत के राज्यों पर। आपको पता चलेगा कि भारत के अधिकतर राज्य भाषा के आधार पर बांटे गए हैं, जैसे कि बंगाली भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल, तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु, मलयालम के आधार पर केरल, कन्नड़ के आधार पर कर्नाटका और तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश। अब हमारी कहानी आंध्र प्रदेश पर केंद्रित रहेगी। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आवाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही उठाया था। साल था 1917 का, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को प्रचारित किया जाने लगा कि राज्यों के विभाजन का आधार तो भाषा ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उस समय इसमें अपना फायदा दिख रहा था और उसने जमकर हर राज्य की भाषा को बढ़ावा दिया। हम किसी भी भाषा को बढ़ावा देने के विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह माहौल बाद में कांग्रेस के लिए ही उल्टा पड़ गया। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने भाषा के आधार पर कमेटियां बनानी शुरू कर दी, जिसे आज हम प्रदेश कमेटी के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की यह मांग तूल पकड़ने लगी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के लोग अपने लिए अलग राज्यों की मांग करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने उस समय इस मांग को बिल्कुल जायज ठहराते हुए खूब समर्थन किया, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए यह खुद गले की फांस बनने वाला था। इतिहासकार बताते हैं कि 1947 में भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और उस समय कांग्रेस के बड़े नेता यहां तक कि खुद महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि अगर इस समय भाषा वाली विवाद ने तूल पकड़ा तो फिर भारत के अन्य टुकड़े भी हो सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए 1950 में सरकार ने मद्रास नाम के अलग राज्य को बना दिया। सरकार ने मद्रास को तो बना दिया, लेकिन समस्या यह थी कि मद्रास राज्य में कई भाषा बोलने वाले लोग और उनके क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि तमिल, मलयाली, कन्नड़ और तेलुगु बोलने वाले लोग इसमें शामिल थे। हालांकि इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या तेलुगु भाषी लोगों की थी। उस समय भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी तेलुगु ही थी और तेलुगु लोगों की एक मांग थी कि उन्हें मद्रास से अलग एक दूसरा राज्य दिया जाए। वे आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। अब तक तेलुगु बोलने वाले लोग भी मद्रास से राज्य का हिस्सा थे। अब धीरे धीरे अलग आंध्र प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही थी। आंदोलन और हंगामा इतना बढ़ा कि मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्वामी सीताराम, जो अब राजनीति को छोड़कर सन्यासी बन चुके थे, वे अब आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। विनोबा भावे के 1000 प्रयास के बाद वे कई सप्ताह बाद अनशन से उठे। 1952 का साल भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद पहली बार 1952 में आम चुनाव होना था। कांग्रेस को इसमें उस क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। चुनाव बाद लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वे अब पंडित नेहरू और सी राजगोपालचारी को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच 19 अक्टूबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु ने अनशन शुरू कर दिया। श्रीरामुलु इसके पहले भी एक बार अनशन पर बैठ चुके थे। उस समय का कारण था कि दलित वर्ग के लोगों से भेदभाव का। उस बार का कारण था दलित वर्ग के लोगों से भेदभाव का। उस बार का अनशन गांधी जी ने समझा बुझाकर
खत्म करवा दिया था, लेकिन 1952 में गांधी जी इस दुनिया से विदा ले चुके थे। अब गांधी जी के शिष्य को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 3 दिसंबर को पत्र लिखा गया। यह पत्र पंडित नेहरू ने सी राजगोपालचारी को लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी राय पर अब भी कायम हूं। मैं इस अनशन को पूरी तरह नजरअंदाज करने का प्रस्ताव रखता हूं। अब अनशन को 6 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब आंदोलनकारियों का सब्र जवाब दे रहा था। जगह जगह ट्रेनें रोके जाने लगी। 12 दिसंबर को फिर एक पत्र लिखा गया। पंडित नेहरू ने लिखा था कि अब आंध्र प्रदेश की मांग को मानने का वक्त आ गया है। शायद पंडित नेहरू को अब वक्त की गंभीरता का पता चल गया था। 2 दिन बाद इस पत्र के जवाब में गोपालचारी ने लिखा कि पोटी श्रीरामुलु को दिल्ली बुला ले। सरकार की तरफ से आगे कुछ निर्णय लिया जाता उसके पहले 15 दिसंबर को पोटी श्रीरामुलु की मौत हो गई। मौत का कारण था ज्यादा दिनों तक लगातार भूखे रहना। इनकी मौत के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों में जमकर बवाल मचा। खूब आगजनी हुई, ट्रेनों को रोका गया, सरकारी भवनों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने आंदोलनकारियों को शांत कराने के लिए फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगने लगा कि अब स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। तब उनकी मौत के 4 दिन बाद सरकार ने 19 दिसंबर को आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया। आज भी आंध्र प्रदेश के जनक के रूप में अक्सर पोटी श्रीरामुलु का नाम लिया जाता है। पोटी श्रीरामुलु दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मौत भूख हड़ताल के चलते हुई है। इसमें पहला नाम जतिन दास का आता है। जतिन दास ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जेल में ही हड़ताल किया था। इसके अलावा भारत के मणिपुर की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल तक भूख हड़ताल रखी थी। उन्हें आंदोलन के दौरान नाक में लगे पाइप से आवश्यक वस्तुएं दी जा रही थी। इसे दुनिया का सबसे लंबा भूख हड़ताल माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।